नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है तनखा। तनु तो बस अपने जैसी बहू छट कर लाई है। वही खिलता रंग, वही कद, वही नाजुक काया, छुई मुई सी। सबकी बातें सुन को तनु के अपने ब्याह की याद आ गई। तनु जब ब्याह करके आई थी तो माजी से भी सभी लोग यही कहा था कि शीला तो अपने जैसी बहू लेकर आई है, लगता है जैसे बहू नहीं बेटी है, तो इसे मेरी बेटी ही समझो ना। माजी ने उसी समय भावविभोर होकर उसे गले से लगा लिया था। वैसे इसमें कोई संदेह नहीं था कि उसमें माँ जैसा प्यार नहीं मिला। तब उम्र ही क्या थी, यही 19-20 की रही होगी। खाने पीने से लेकर उसकी हर बात को ध्यान रखती थी। अब बेटियाँ तो ससुराल गई, यही मेरी बेटी है, और बहू भी, अक्सर उनके मुंह से यही निकलता था। माँ जी का वही स्नेह चेहरा आंखों के सामने घूम गया था। तभी बिमला जी की आवाज सुनाई दी, जाओ तनु, और तुम भी कुछ देर आराम कर लो। शाम को फिर मेहमानों की विदाई का इंतजाम करना होगा तुम्हें। वैसे तो शादी का घर है, काम ही कम बिखरे पड़े हैं, पर तू तभी तक संभाल लूंगी। बिमला जी ने एक प्रकार से उसे अंदर कमरे में ठेल दिया था, पर पलंग पर लेटकर भी तनु अतीत में खो रही थी। शादी के प्रारंभिक दिन एकदम से आंखों के सामने घूम गए थे। सचमुच घर भर के चेहरे थे, वही महेश में एकदम दीवाने थे। उसके कलकत्ता में अपना फ्लैट मिलते ही उसे ले गए थे। महानगर जैसे बड़ा शहर का चकाचौंध सब कुछ देखने को कितनी चाहती, पर छोटा सा एक कमरे का फ्लैट देखते ही मन कुछ बुझ सा गया था। यहाँ इस घर को कैसे सजाएंगे, यहाँ तो सामान भी पूरा नहीं आएगा। सजाने की जरूरत क्या है, ये तो तुम्हारे आने से ही सज गया है। महेश जी ने उसे बाहों में भर लिया था। कुछ दिन तो घूमने फिरने में निकल गए थे, पर महेश की छुट्टियां खत्म होने के बाद वह घर के उकताने लगी थी। क्या करे दिन भर, बार बार उसके मायके और ससुराल के लंबे चौड़े भरे पूरे मकान याद आते। कितने लोग थे, कब दिन गुजर जाता था पता ही नहीं चलता था। लंबा चौड़ा आंगन, बड़ा सा बगीचा, बड़ी सी खुली छत, लेकिन यहाँ तो आसमान का टुकड़ा तक देखने को नसीब नहीं होता। कई बार उसने महेश से मकान बदलने की भी जिद की थी, लेकिन तुम बात समझती क्यों नहीं? यह महानगर है, बड़े कमरे के किराए भी उतने ही अधिक है। फिर मेरी समझ में नहीं आता कि तुम्हें तकलीफ क्या है। खैर, धीरे धीरे वो अपने आप को असह्य करने का प्रयास करने लगी थी। इसी बीच ससुराल से खबर आई कि सास बीमार है। महेश और तनु दोनों ही मिलने के लिए तुरंत रवाना हो गए। देखो तनु, तुम्हारा पहला कर्तव्य माँ के प्रति है, इसलिए मैं चाहूंगा कि तुम उनका पूरा ध्यान रखो। किन्हीं भावुक क्षणों में महेश के मुंह से निकला था यह वाक्य, और फिर माँ जी भी जिद की कि अभी और कुछ दिन तनु उसके पास रहे। उन्हें अकेलेपन खलने लगा था और तनु रुक गई थी। माँ जी की तबीयत में अब थोड़ा सुधार था। कभी बातों बातों में तनु के मुंह से निकल गया था, वहाँ कलकत्ते का मकान बहुत छोटा है, एक कमरे का, और माँ जी ने पता नहीं किस री में महेश को लिखा भेजा था, अब बड़ा मकान ले लो, तभी बहू को लेने आना। बेचारी का दम घुटता होगा एक कोठरी में, तनु की सास ने कहा। उसके बाद तो काफी लंबे अरसे बाद घर आए थे महेश, तब वो उखड़े उखड़े से रहने लगे थे। आखिर बात क्या है? मैंने तो आपको कहा अनुसार सबका ध्यान रखा। अब माँ जी की तबीयत भी ठीक है, मैं भी तैयारी कर लूँ। काहे की तैयारी? उसके पति महेश ने कहा। क्यों, मुझे साथ नहीं ले चलना क्या? नहीं, उसके पति ने बोला। वह सक पका कर रह गई। और सुन लो, जब तक मैं बड़ा मकान नहीं लेता तब तक तुम्हें साथ लेकर जाऊंगा भी नहीं। महेश ने कहा तनु से, क्योंकि वहाँ एक कोठरी में तुम्हारा दम घुटेगा। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? तनु कुछ भी समझ में नहीं आ पा रही थी तनु को। देखो, बात को घुमा फिरा कर कहने की आदत नहीं है मेरी, और जो भी कह रहा हूँ तुम भी समझ रही हो। अब जब तक तनख्वाह बढ़ेगा और इस काबिल हो जाऊंगी कि बड़ा मकान ले सकूं, तभी तुम्हें ले जाऊंगी। और हाँ, अब आइंदा तुम्हें जो कुछ भी कहना है साफ साफ ही कह देना कि यह क्या जरूरत थी माँ को यह सब कहलाने की। महेश ने अपने पति तनु से कहा। वह कुछ समझ नहीं पा रही थी और ना ही कुछ कह पा रही थी। माँ जी ने शायद अपना अतिरिक्त स्नेह दिखाने के लिए यह सब लिख दिया होगा, पर महेश उन सभी बातों को उल्टा समझ रहे थे और कुछ कहती। इसी बीच में माँ जी फिर कह गई थी, बहू का पाँव भारी है, वो अकेले में इसे कौन संभालेगा? मैं भी तो यही कह रहा हूँ,
फिर से कहा महेश ने। दो टूक उत्तर देकर महेश चले भी गए थे। इसके बाद तो जय के जन्म के बाद एक लंबा सिलसिला चलता रहा। कभी बच्चे छोटा है तो कभी कुछ, और कभी इसी बीच नंदोई जी का आकस्मिक निधन हो गया और उनकी दोनों बेटियां शुभ्रा और आभा तनु के पास ही आकर पढ़ने लगी थी। फिर ससुर जी नहीं रहे और एक तरह से ससुराल का सारा दायित्व ही तनु पे आ गया था। माँ जी का भी दायित्व और शुभ्रा आभा भी सारी जिम्मेदारी कुशलता से निभा रही थी। वह फिर भी कई बार उसे लगता कि महेश के मन में उसे लेकर जो फांस है वो अभी उसी तरह चुभन देती सी प्रतीक होती। बड़े जीजे के बेटे की शादी में जब तीनों बड़े जीजा अपनी पत्नियां की तारीफ के फूल बांध रहे थे तो मझली जीजू ने गर्म जोशी कर कहा, भाई तनु तो मेरे सुख दुख की भागीदारी रही है और खास तौर पर उन दोनों में जब मेरी थोड़ी सी आमदनी थी पर इसे कभी चेहरे पे सिकन नहीं आने दी। अगर मैं 50 रुपये की भी साड़ी लाकर देता तो उसे यह खुशी खुशी स्वीकार लेती, उसके तनु के जीजाजी ने कहा। उसी समय महेश ने जीजाजी की बात काट दी और वो भी बोलने लगे और कहे, यही तो रोना है, तनु कहाँ कुछ सीख पाई है अपनी बहनों से। इनसे तो मुश्किल से दिनों मुझे किनारा ही कर लिया था। अब दिल्ली में बड़ा फ्लैट है तो बीच बीच में आ जाती हूँ, पर कलकत्ते के घर को देखकर तो उसका यही रोना था कि घर छोटा है, दम घुटता है। सभी लोग जोर से हंस पड़े थे पर तनु का चेहरा मारे अपमान से लाल हो गया था। वह उसी समय वहां से उठकर खड़ी हो गई थी। तब उसके पास बड़ी जीजी ने बात संभाली। अरे तो क्या हुआ, क्या तनु ने अपनी ससुराल को नहीं संभाला? ऐसा मत कहिए महेश जी। आंसू छुपाते हुए तनु फिर भी कमरे से बाहर चली जाती है। महेश ने फिर उल्टे उसी पर बरसे थे। क्या है, जरा सा सेंस ऑफ नहीं है तुम्हारा? तुमने मजाक भी नहीं समझती, इसमें मजाक क्या था? वो फूट पड़ी थी और रोने लगी। अरे ठीक है, ससुराल का ध्यान रखा तुमने तो सभी बहुएं रखती है, महेश ने अपने पत्नी से कहा। तो क्या मैं तुम्हारी तारीफें कपूल बांधता रहूं? वो क्या कहती? सभी जीजाजी भी तो अपनी अपनी पत्नियां की तारीफ के पुल बांध रहे थे। फिर ऐसा नहीं है कि बात की गंभीरता को वही समझती नहीं। जाने अनजाने में कई बार महसूस हुआ कि उसे उसके और महेश के बीच की दूरियां बढ़ती जा रही है, क्योंकि पहले जैसे अब नहीं रहा था कुछ भी। कई बार उसके मुंह से निकल चुका, तुम तो इसी प्रकार माँ के पास रहकर घर संभाला करो, मेरा क्या है, अब तो अकेले रहने की आदत सी हो गई है। हालांकि इस बात को लेकर दोनों बड़ी दीदी कई बार कह चुकी थी कि तनु यह क्या, महेश को एकदम छोड़ दिया तूने? अरे इतने आशिक मिजाज है, वहाँ किसी और से दिल लगा बैठे तो वह क्या कहती? क्या पता दिल लगा भी दिया तो वो वैसे भी इतनी दूरी रहती है, महीनों बाद कुछ दिनों को जा पाती। तब भी कई बार उनकी सहयोगी की पत्नियां इशारा किया था। महेश जी का आजकल अपने स्टोने से खूब चल रही थी और तो और दौर पे भी दोनों साथ जाने लगे थे। घुमा फिरा कर जब उसने पूछा तो महेश डांट दिया था, अब क्या मेरी चौकीदारी करने आई हो? अरे इतना ध्यान था तो पहले ख्याल रखा होता। अब ऑफिस में क्या मैं अपनी महिला कर्मचारियों से बात भी ना करूं? वह क्या कहती चौकीदारी, वह क्या कर सकती थी? उसका मन हुआ कि एक वाक़े में इस दोनों से मिल जाएगी। उन्हें बात से प्रशंसा विश्वास की थी और वही विश्वास अब दरकने लगा था। ऐसी बातें याद करके रातों आंसुओं में गुजारी थी उसने। अब तो खैर महीनों भर पहले ही महेश रिटायर होकर यहीं आ गए थे। अभी तो बिमला जी ने कहा था अब तुम दोनों आराम से साथ रहना। अभी तक तो जिम्मेदारी निभाते ही उम्र बीत रही थी। महेश वहाँ यहाँ तुम अब खूब बातें करना, उसके मम्मी कहती थी। पर वह सोचती कि इतने वर्ष से आई यह दरार क्या पट सकेगी? उसे तो शायद महेश की उपस्थिति भी अकेलेपन ही झेलना होगा। अकेलेपन तो अभी से ही लगने लगा था। माँ जी का देहांत हो चुका था। आभा और सुभ्रा भी ससुराल चली गई थी। बस जैसे ही रौनक थी वही उसे अब तक संभाले था। बड़ा होकर एक दोस्त की तरह हो गया था। शुरू से ही माँ के साथ रहा था, इसलिए माँ को अकेलेपन की पीड़ा को भी उसने भाप लिया था। बस माँ को खुश रखने का इस बात का हर पल ख्याल रखता उसे। तभी तो शादी के समय उसने यही कहा था कि माँ बहू तुम्हें पसंद करती है, जो तुम्हें समझ सके, तुम्हारा अकेलापन दूर से कर सके। और वह हंसकर रह गई थी। तूने मुझे इतना सम्मान दे दिया, वही क्या कम है बेटे? तनु ने अपने बेटे से कहा।
फिर कंठ भर गया था। जय भी तो अगले महीने फ्लाइट से कितनी जीत थी कि उसके विदेश जाने की। महेश को तैयार हो गए थे, पर वही बड़ी मुश्किल से अपने आप को तैयार कर पाई थी। बेटे को कभी अपने से दूर नहीं किया और हजारों मील दूर, पर क्या करे, उसके भी तो कैरियर का सवाल है। तभी हल्की खटर पटर से तंद्रा टूटी। जय ही था और अरे माँ, मैं तो इतने धीरे से सामान निकाल रहा था, फिर भी तुम्हारी नींद टूट गई। अजय ने अपनी मम्मी तनु से कहा। अब उठना तो है ही, मेहमान लोग जाएंगे, उन्हें भी देखना है। उसने कहा, हाँ माँ, पर मैं तुम्हें अकेला नहीं होने दूंगा। पता है, अभी अभी मैं रीना से यही कह रहा था कि वह यही तुम्हारे पास रखकर अपनी इंटर्नशिप करे, ताकि तुम्हारा भी मन लगा रहे। नहीं बेटे, तनु ने अपने बेटे जय से कहा। बीच में तनु ने उसकी बात काट दी। मैंने बहुत सोचकर फैसला किया है कि तुम दोनों साथ ही लंदन जाओगी। रीना भी वहाँ कोई नौकरी कर लेगी। कैसी बात कर रही हो माँ, वहाँ कैसे एडजस्ट होगी? अभी तो मेरे रहने का बंदोबस्त नहीं है, फिर तुम यहाँ अकेली। मेरी चिंता छोड़ बेटा, आखिर रीना मेरी बहू है, मेरा ख्याल देर सवेर रख ही लेगी। पर अभी तुम दोनों का साथ रहना जरूरी है, क्योंकि कई बार ये दूरियां इतनी बढ़ जाती है कि उतना बढ़ना मुश्किल होता है। उनका गला फिर से भर गया और जय अबाक होकर माँ को देख रहा था। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। इसी तरह कहानी सुनने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए।